नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेसन प्लान संख्या 43 लेके आए हैं और आज का जो लेसन प्लान है वह 9th क्लास का SST का लेसन प्लान है और टॉपिक है आज का संसाधनों के रूप में लोग और कक्षा की टाइमिंग रहेगी 30 से 35 मिनट और डेट जब भी आप बच्चों को ये लेसन प्लान पढ़ाओगे स्कूल में उस दिन की आप डेट डाल सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करने हैं, अनुदेशनात्मक उद्देश्य बनाने हैं। अनुदेशनात्मक उद्देश्य में हमने लिखना है कि पठन पाठन क्रिया के सफल समापन के उपरांत सभी छात्र निम्न में सक्षम होंगे। पहला उद्देश्य है संसाधन के रूप का अर्थ स्पष्ट करने में, दूसरा है संसाधन के रूप को सूचीबद्ध करने में, तीसरा है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप की भूमिका में अंतर स्पष्ट करने में, और चौथा है मानव पूंजी की व्याख्या करने में, और पांचवा है प्राथमिक क्षेत्र का विश्लेषण करने में। उसके बाद अपने टीचिंग एड का प्रयोग करना है। टीचिंग एड में अपने सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है। इसमें अपने चॉक बोर्ड संकेतक जाड़न इत्यादि का आपने प्रयोग करना है। उसके बाद आपने विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करना है जिसमें आप चार्ट मॉडल इत्यादि का प्रयोग कर सकते हो। उसके बाद पीके टेस्टिंग है। पीके टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी टॉपिक में। तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाओगे तो पीके टेस्टिंग या तो आप बिल्कुल सेम टू सेम इस तरीके से लिख सकते हो या कुछ अन्य प्रश्न और भी इसमें जोड़ सकते हो। तो सबसे पहला प्रश्न है कि छात्रों संसाधनों का प्रयोग कौन करता है? बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं मानव। अगला प्रश्न है कि मानव कौन से संसाधन का प्रयोग करते हैं? उत्तर है प्राकृतिक और मानव निर्मित। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो इसका बच्चे उत्तर नहीं दे पाते हैं तो आपने लिखना है असंतोषजनक उत्तर। जैसे ही असंतोषजनक उत्तर मिलता है उसके बाद आपने अपने टॉपिक की अनाउंसमेंट करनी है। यानी असंतोषजनक उत्तर मिलने के बाद छात्र अध्यापक अपने विषय की उद्घोषणा करेगा। चलिए देखते हैं किस प्रकार से आपने उद्घोषणा करनी है अपने टॉपिक की। तो टॉपिक की उद्घोषणा करते समय आपने सबसे पहले लिखना है कि अंतिम प्रश्न का असंतोषजनक उत्तर मिलने पर छात्र अध्यापक बुलंद स्वर में अपने उपविषय की उद्घोषणा करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हम संसाधन के रूप उपविषय का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। टॉपिक की अनाउंसमेंट के बाद क्या करना है, आपने बुक से बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है। तो उसके बाद आपका जो अगला स्टेप है वह है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में 4 मुख्य कॉलम आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप। यदि आप छात्र हैं तो छात्र लिख सकते हैं, यदि आप छात्रा हैं तो अध्यापिका का क्रियाकलाप भी लिख सकते हैं। उसके बाद है छात्र क्रियाकलाप और चॉकबोर्ड कार्य। तो शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आपने प्रोत्साहन लिखना है। या तो आप प्रोत्साहन से शुरू कर सकते हो या सीधे टॉपिक भी पढ़ा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्रोत्साहन लिखने से ये होता है कि आपकी टीचिंग और इफेक्टिव बनती है। तो प्रोत्साहन आपका शिक्षण बिंदु हो गया। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी में आपने लिखना है कि छात्रों, वैसे तो हम संसाधनों के बारे में जानते हैं परंतु आज हम मानव संसाधन के बारे में जानेंगे कि मानव संसाधन सभी संसाधनों में मुख्य है। उसके बाद अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर, और इसमें आपने लिखना है बच्चों की क्रिया में यानी छात्र क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। चॉक बोर्ड का कार्य आपने तभी करना है जब आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ लिखोगे, तभी अपने लेसन प्लान के चॉक बोर्ड कार्य में भी वही चीज़ लिखनी है। चलिए अब लेसन प्लान को आगे डिस्कस करते हैं। उसके बाद आपने संसाधनों के रूप में लोग, ये आपने क्या करना है, शिक्षण बिंदु है आपका, और बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि संसाधनों के रूप में लोग वर्तमान उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश में किस देश के कार्यरत लोगों का वर्णन करने का एक तरीका है कि लोग किस प्रकार से वहाँ के कार्य करते हैं, उनमें कौन कौन से गुण या कौशल विद्यमान है। ये सभी क्या है, ये मानव संसाधन का ही एक तरीका है या रूप है। उसके बाद बच्चों की क्रिया में आपने लिखना है कि सभी छात्र उपविषय को उत्तर पुस्तिका पर लिखेंगे, और अपने संसाधन के रूप में लोगों को अपने, यह क्या है आज का उपविषय है तो इसे ब्लैक बोर्ड के सेंटर में टॉप पे लिखना है ताकि सभी बच्चों को विजिबल हो और उन्हें ये पता लग सके कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। उसके बाद अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उपविषय को चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा।
उसके बाद फिर आपने आगे बच्चों को पढ़ाना शुरू करना है कि उत्पादन कौशल और क्षमताओं के संदर्भ में किसी देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद के सृजन में अनेक योगदान की क्षमता पर बल देता है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर उसके बाद अपने फिर बच्चों को जैसे भोजन शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की जनसंख्या तक पहुंच से संबंधित समस्याओं पर विचार करते समय अपने बच्चों को पढ़ाते समय इन सारी बातों को बच्चों को बताना है कि भोजन शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं कि मानव जीवन में क्या अहमियत है और मानव किस तरीके से इन समस्याओं को दूर करने के ऊपर विचार करता है या उनके तरीके निकालता है। बच्चों की क्या क्रिया होगी, सभी बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और आपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। उसके बाद आपका अगला शिक्षण बिंदु है मानव पूंजी निर्माण, और यही आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखना है। मानव पूंजी निर्माण जो भी आपका शिक्षण बिंदु होता है वह आपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर ज़रूर लिखना है। फिर है जब हम इस विद्यमान मानव संसाधन को और अधिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य द्वारा और विकसित किया जाता है तब हमें इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा, अपने कंपोनेंट लिखना। उसके बाद आपका अगला जो शिक्षण बिंदु है पुरुषों और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप। पुरुष और महिलाओं के क्रियाकलाप का अर्थ है कि इसमें हम देखते हैं कि पुरुष और महिलाएं कौन कौन से कार्य करते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलाप ये अपने ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखना है क्योंकि ये आपका शिक्षण बिंदु है। और कंपोनेंट में लिखना है कि छात्र अध्यापक हाथ के इशारे से समझाएगा। अगर बुक में कोई चित्र है तो आप हाथ के इशारों से बच्चों को बताओगे, या ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आप कोई चित्र ड्रॉ करके भी हाथ के इशारों से बच्चों को समझा सकते हो, या उचित हाव भाव का भी आप इसमें कंपोनेंट प्रयोग कर सकते हो। चलते हैं आगे। अब आगे बात की जा रही है, इसमें व्यवसायों को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जो भी मानव संसाधन है उनके व्यवसायों को 3 मुख्य भागों में विभाजित किया गया। पहला है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र। ये 3 क्षेत्रों में इसे क्या किया गया है, विभाजित किया गया है। और आपने ये तीनों ही ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखने और सभी छात्र क्या करेंगे, चॉक बोर्ड की ओर देखेंगे। कंपोनेंट आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और सभी छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। तो अपने जैसे ही प्राथमिक द्वितीय और तृतीय क्षेत्र लिखा होगा तो अब आपने इन पे डिस्कशन करना है कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, द्वितीय क्षेत्र क्या होता है और तृतीय क्षेत्र क्या होता है। तो चलते हैं अब अगले शिक्षण बिंदु की ओर। तो अगला आपका शिक्षण बिंदु होगा प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। छात्र अध्यापक थोड़ा रुक कर अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि प्राथमिक क्षेत्र वह होता है, वह क्या करता है, सीधा इस्तेमाल करता है। छात्रों प्राथमिक क्षेत्र का कोई उदाहरण बताइए। अब आपने बच्चों से पूछना है कि क्या वो प्राथमिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। तो हाँ, बच्चों ने उत्तर दिया। आप किसी बच्चे का नाम ले सकते हो जो भी आपकी कक्षा में होगा। इन्होंने केशव का नाम लिया है कि केशव आप बताइए। केशव उत्तर देते हुए कहता है कि कृषि। तो ये क्या है, प्राथमिक क्षेत्र है जहाँ हम क्या करते हैं, सीधा उत्पादन करते हैं। खेतों में जाके क्या करते हैं, बीज डालते हैं, फसल उगाते हैं और उसी की कटाई करते हैं, तो वह क्या है, और उसे बेचते हैं आगे। तो ये क्या हो गया, सीधा, कि हमने कोई भी कार्य किया और उसका हमें कुछ समय बाद फल मिलना शुरू हो गया, तो वह सीधा कार्य हो गया। तो इसका उत्तर हुआ कृषि। तो जैसे ही बच्चे ने सही उत्तर दिया तो आपने उसे शाबाश, बैठ जाइए, या बहुत अच्छे, या छात्र अध्यापक छात्र की पीठ थपथपाएगा, इस तरीके से भी आप उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। उसके बाद आपने उसे उदाहरण बताने हैं कि प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से उदाहरण आते हैं या इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं। तो आप बच्चों को उदाहरण बताओगे कि कृषि, वानिकी, मछली पालन और खनन भी इसमें शामिल है। सभी छात्र चॉकबोर्ड की ओर देखेंगे। आपने ये जो उदाहरण बताए हैं बच्चों को, ये ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखने। आगे है आपका कंपोनेंट का प्रयोग करना है। आगे आपने कि छात्र अध्यापक चॉक बोर्ड पर लिखेगा और छात्रों का ध्यान केंद्रित करेगा। चलते हैं अगले शिक्षण बिंदु की ओर। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में कच्चे माल को विनिर्माण की प्रक्रिया के माध्यम से तैयार माल में बदला जाता है। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ब्लैक बोर्ड के ऊपर आपने लिखना है द्वितीय क्षेत्र।
द्वितीयक क्षेत्र को हम सिंपल भाषा में यह भी कह सकते हैं, जब हम कच्चा माल कहीं से लेके आते हैं, उसकी कोई वस्तु बनाते हैं, जैसे उदाहरण के लिए हम लकड़ी लेके आए, उससे हमने टेबल या मेज बनाए, तो वह हमारा द्वितीयक क्षेत्र हो गया, जिसमें हम किसी भी कच्चे माल को किसी वस्तु या ऐसी प्रक्रिया में निर्माण करते हैं जो कि उसके पुराने जो कच्चा माल था उससे बिल्कुल भिन्न होता है, तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए विद्युत, रसायन, ऊर्जा उद्योग, निर्माण, कांच, कपड़ा और धातु क्रम उद्योग आदि, ये सब द्वितीयक क्षेत्र के ही उदाहरण हैं। और उसके बाद आपने इस तरीके से समझाना है ताकि बच्चे और ज़्यादा रिलेट कर पाएँ। तो आपने लिखना है छात्र अध्यापक उचित हाव भाव से समझाएगा। अगला आपका शिक्षण बिंदु है। उसके बाद आप अगला शिक्षण बिंदु का प्रयोग ना करते हुए आप बच्चों से प्रश्न भी पूछ सकते हो कि छात्रों द्वितीय क्षेत्र का कोई उदाहरण बताइए। जैसे इनकी कक्षा में सुनील नाम है बच्चे का, तो उन्होंने लिखा है कि सुनील आप बताइए, तो सुनील उत्तर देते हुए कहता है घरेलू सामान और फर्नीचर आदि। तो बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, जो भी आपने उसे पढ़ाया है उसने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है कि द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं। तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देनी है कि बहुत अच्छे, बैठ जाइए। अगला जो आपका शिक्षण बिंदु है वह है तृतीय क्षेत्र का आरंभ। तृतीय क्षेत्र का आरंभ 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ है। जो इसका उसके बाद अपने कंपोनेंट का प्रयोग करना है कि छात्र अध्यापक उचित आवाज़ में या अपनी आवाज़ में परिवर्तन करेगा और सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी आपने तृतीय क्षेत्र का आरंभ ही लिखना है। तृतीय क्षेत्र मुख्य रूप से वह क्षेत्र है जिसमें हमें सेवाएं दी जाती हैं, जैसे अस्पताल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा होगी, बैंकिंग सुविधा होगी, इंटरनेट, ये सभी आज के समय में क्या है, तृतीय क्षेत्र हैं। जो भी हमें सेवाएं प्रदान करते हैं उन्हें हम तृतीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो इसमें भी वही बताया गया है कि तृतीय क्षेत्र सेवाओं का क्षेत्र है जिसमें लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाती है। सभी छात्रों की क्रिया में लिखना है कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और आपने स्वयं के जो भी सेक्शन है छात्र अध्यापक क्रियाकलाप में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक थोड़ा रुक के आपका कंपोनेंट हो। उसके बाद आप बच्चों से पूछ सकते हो प्रश्न कि छात्रों तृतीय क्षेत्र का कोई उदाहरण बताइए। पहले आपने बच्चों से उदाहरण पूछने, अगर बच्चे सही उदाहरण देते हैं तो उसके बाद आपने उस क्षेत्र के बच्चों को और अधिक उदाहरण बताने, ताकि ये जानकारी पता लग सके कि बच्चों को इसके बारे में पहले से कुछ ज्ञात है कि नहीं। तो बच्चे उत्तर देते हुए कहते हैं कि बैंकिंग, बीमा, शिक्षा आदि। तो बच्चे ने बिल्कुल सही जवाब दिया है और आज के साथ इस क्वेश्चन को रिलेट किया है। तो आपने उसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के तौर पर बहुत अच्छे बैठ जाइए कह के बिठा देना, क्योंकि बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। उसके बाद आपने तृतीय क्षेत्र के उदाहरणों को बच्चों को बताना है कि उदाहरण स्वास्थ्य सेवाएं, संचार, व्यापार और परिवहन इनमें शामिल किए जाते हैं। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और छात्र अध्यापक अपनी आवाज़ में क्या करेगा, अपनी आवाज़ या अपनी वाणी में विराम देगा, क्योंकि आपने बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाया और आपकी प्रेजेंटेशन समाप्त होने वाली है। तो आप इस तरीके से कंपोनेंट का प्रयोग कर सकते हो, क्योंकि आपकी 30 मिनट की क्लास होती है, तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही अपने लेसन प्लान को मैनेज करना होता है। उसके बाद प्रस्तुतिकरण के बाद आपने पुनरावृत्ति करनी। पुनरावृत्ति में आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक अपने उपविषय की पुनरावृत्ति करते हुए कहेगा कि छात्रों, आज हमने मानव संसाधन के रूप में लोग और प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। उसके बाद आपने पुनरावृत्ति के बाद बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है और उन्हें होमवर्क देना है। तो चलिए बच्चों की इवैल्यूएशन करते हैं और देखते हैं कि आपने किस प्रकार से बच्चों की इवैल्यूएशन करनी है। इवैल्यूएशन या मूल्यांकन, उसमें आपने लिखना है कि छात्र अध्यापक निम्न प्रकार से छात्रों का मूल्यांकन करेगा। प्रश्न पहला है कि संसाधन के रूप में लोगों का क्या अर्थ है। दूसरा है कि संसाधन के रूप में कौन कौन से प्रकार हैं। तीसरा है पुरुष और महिलाओं के आर्थिक क्रियाकलापों में अंतर। और अगला प्रश्न है कि मानव पूंजी क्या है। और पांचवा प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं। उसके बाद आप अपने बच्चों को होमवर्क देना है कि छात्र अध्यापक छात्रों को निम्न प्रकार से गृह कार्य देगा। पहला प्रश्न है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या शामिल होता है। दूसरा है द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में अंतर स्पष्ट करें। और तीसरा है मानव पूंजी की विशेषताएं बताइए। तो इस तरीके से
आपने बच्चों को घर के लिए गृह कार्य भी देना है और गृह कार्य आपने हमेशा ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख कर देना। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और आपको लेसन प्लान बनाने में हेल्प मिल रही हो दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।